ठीक है, देखो यार मैं कुछ इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस और डिस्कस कर लूँ जल्दी से। तो मैं एक अभी 9th क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक कंसेप्ट इन्वॉल्व है, उसमें टाइम लगेगा। कुछ क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं बट 9th क्वेश्चन में एक टाइम है। ठीक है, वो ठीक ठाक क्वेश्चन भी है। जो बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो हम लोग मैसेज में भी डिस्कस कर सकते हैं। 9th वाले में एंगुलर मोमेंटम की बात की गई है। तो 9th वाला क्वेश्चन आप कंसेप्चुअली ऐसे देखो कि अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये आपका पास पॉइंट O1 है और एक दूसरा पॉइंट O2 भी है, 2 पॉइंट्स हैं और यहाँ पर एक पार्टिकल P है, तो आप इसका जो एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, अगर ये वेक्टर R1 हो और ये वेक्टर R2 हो, मान लो ये एक तरीके से R1 R2 वेक्टर्स हों, तो एंगुलर मोमेंटम जब हम पार्टिकल का निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू O1, तो ये R1 क्रॉस m इंटू वी लिखोगे इसका। बट एंगुलर मोमेंटम उसी पार्टिकल का जब O2 के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये R2 क्रॉस mv लिखोगे। और जब हम इसको चेक करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू O1 माइनस एंगुलर मोमेंटम ऑफ O2 विथ माइनस एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू O2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 एंड क्रॉस mv, ये हो जाएगा आपका। और R1 माइनस R2 कौन सा वेक्टर होगा, अगर हम ध्यान दें कि वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 कौन सा होगा, तो अगर आप नोटिस करोगे तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 ये वेक्टर है, यानी इसको लिख सकते हो कि ये वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 है, यानी O1 O2 वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O1 इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू O2 प्लस वेक्टर O1 O2 क्रॉस mv। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट लगाओ। अब इस क्वेश्चन में इलिप्टिकल पाथ पर प्लेनेट चल रहा है। फोकस पॉइंट ये हो गया जहां पर लोकेशन ऑफ सन मानते हैं और प्लेनेट इलिप्टिकल पाथ पे होगा। ठीक है, और पेरिजी और एपेजी जो इसकी हैं वो यहां पर डिफाइन करोगे। तो क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं इसको समझ लेना, मेरे को इसमें टाइम लगेगा 9th क्वेश्चन में। इसके जो ऑप्शंस हैं, एंगुलर मोमेंटम अगर आपको विथ रिस्पेक्ट टू इस एपेजी वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है मेरे ख्याल से ऑप्शंस में, तो इसको लिखा जा सकता है इट इज एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू फोकस और प्लस AF वेक्टर क्रॉस m इंटू वी, इसी लॉजिक से। और अबाउट फोकस, ये केपलर्स लॉ है, फोकस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। उसका रीजन है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसी पॉइंट से पास होती है, किसी भी टाइम पर ग्रेविटेशनल फोर्स इसी पॉइंट से पास होगी, तो टॉर्क यहाँ पर 0 आएगा, तो ये फैक्टर आपका कंजर्व है। तो जो आपके ऑप्शंस हैं कि जो एपेजी वाला पॉइंट है वहां पर एंगुलर मोमेंटम कब मैक्सिमम होगा और वहां पर एंगुलर मोमेंटम कब मिनिमम होगा, उसके लिए आपको ये पैरामीटर चेक करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये मैक्सिमम कब होगा और ये वेक्टर मिनिमम कब होगा। ये चीज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। और इसका आंसर क्लियर है कि जब वो, हम सबको पता है कि जब आप पेरिजी पर होते हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम स्पीड पे होते हैं, और तब हमारा जो वेक्टर है AF, वेक्टर AF तो कांस्टेंट है, वेक्टर AF तो आपका ये हो गया, ये वेक्टर AF है, तो ये तो फिक्स वेक्टर है, लेकिन ये वाला वेक्टर मैक्सिमम तब होगा जब हम पेरिजी वाले पॉइंट पर होंगे। और यही ऑप्शन है उसके, 9th क्वेश्चन का यही ऑप्शन है कि मैक्सिमम व्हेन द प्लेनेट इज एट पेरिजी, सही ऑप्शन है वो। और मिनिमम जब एपेजी पर होगा, क्यों? क्योंकि जब आप यहीं पर आ जाओगे, इस पॉइंट पर, एपेजी वाले पॉइंट पर आ जाओगे, तो आपके पास मिनिमम स्पीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये V मिनिमम होगा, तो ये AF क्रॉस मिनिमम स्पीड बनेगी आपकी, यानी यहाँ पर मिनिमम मिलेगा आपको और दूसरी तरफ मैक्सिमम मिलेगा। तो A एंड B ऑप्शन सही है 9th क्वेश्चन में। और इसको पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि यार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम 2 अलग अलग पॉइंट्स पर रिलेट किया जा सकता है, और इस टाइप के कंसेप्ट को और भी कहीं पर यूज कर सकते हो जो रिलेटेड टू द एंगुलर
मोमेंटम है। ठीक है जी। और इसके बाद रुक जाइए, कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो डिस्कस हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। अच्छा, वेलोसिटी एफ के पैरेलल हो जाएगी तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम जो होगा, ठीक है, वो उस उतना ही होगा जो फोकस के अबाउट होगा, उतना ही होगा। देखिए, आप बच्चा एक बार चेक करो पेरिजी वाले पॉइंट पर और एपेजी वाले पॉइंट पर, मैं एक बार फिर बोलूंगा, आप इस वेक्टर का डायरेक्शन भी ध्यान दो कि डायरेक्शन क्या होगा इसका। फोकस के अबाउट क्या डायरेक्शन होगा वो सुनिएगा। अगर प्लेनेट हमारा ऐसे चल रहा है तो आप राइट हैंड रूल जब लगाओगे, राइट हैंड रूल मान लेते हैं कि ये आपका एक्स प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है और बाहर की तरफ जेड एक्सिस है, तो जब आप राइट हैंड रूल लगाओगे और ये चीज एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये जो फोकस वाला वेक्टर है ये के कैप आएगा। तो मेरा आपसे सजेशन ये भी है, प्रथम, ये पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल सही है कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर वेलोसिटी और एफ पैरेलल होंगे, और वो पॉइंट माइनर एक्सिस वाला पॉइंट होगा। माइनर एक्सिस के पॉइंट पर जब पार्टिकल आएगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन एफ के पैरेलल होगा, तो उस टाइम सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एफएसजी वाले पॉइंट पर ये टर्म माइनस में आ रही हो, मतलब और ज्यादा कम आ रहा हो, और आएगा ए एफ क्रॉस वी। देखो जरा, एफएसजी वाली पॉइंट पर अगर आप ए एफ वेक्टर और क्रॉस वी, इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखो, ए एफ क्रॉस वी करके देखो आप इसमें, तो ये माइनस के कैप आ जाएगा, यानी वो फोकस से भी कम हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। प्रथम डाउट क्लियर हो गया इसमें? कंसेप्चुअल है, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, और ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेशन होना चाहिए इसमें, तभी होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अब जल्दी जल्दी हो जाएंगे आपके 11th क्वेश्चन। देखिए, 11th इजी क्वेश्चन है कि लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकस विच में भी डिफरेंट होता ही है, बिकॉज लेंस के दो फोकल लेंथ, ये उस केस में होता है जिस केस में दोनों तरफ का मीडियम अलग अलग हो, n1 n2 और बीच में लेंस, तो ऑब्वियसली इधर से जाने पे अलग फोकस आएगा और इस तरफ से जाने पे अलग फोकस आता है। तो स्टेटमेंट सही है ये, और ये तभी होता है जब मीडियम अलग अलग हो। तो स्टेटमेंट भी सही है और उसका आंसर भी सही है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। ठीक है जी, वो बिल्कुल सही है। अच्छा, 10th क्वेश्चन एक रह गया मुझसे, 10th क्वेश्चन भी इसमें लिस्ट में है। तो 10th क्वेश्चन की अगर आप लिस्ट देखोगे तो 10th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, प्लेटफॉर्म का आपको, प्लेटफॉर्म की वाई दे रखी है, यानी वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म डिफरेंशिएट कर दो आप। जो प्लेटफॉर्म के वाई वाली इक्वेशन है, उस वाई वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी हो गई। और उसके ऊपर जो ब्लॉक रखा है उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट होगा, तो ये ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और आई कैप होगा विथ अ माइनस साइन। नाउ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म निकालने के लिए माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, और उसमें से प्लेटफॉर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन में ही आता है कि जो फ्रिक्शन है वो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट होता है। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं कि इट इज अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी, उसी को अपोज करता है। तो आपको इस वेक्टर का अपोजिट देख लो क्या होगा, इस वेक्टर का अपोजिट वेक्टर जो होगा, अपोजिट वेक्टर वही फ्रिक्शन है। और अगर इसके अपोजिट वेक्टर पे फ्रिक्शन जाना है तो ये माइनस की जगह प्लस होना चाहिए, यानी प्लस आई कैप का टर्म आना चाहिए और प्लस जे कैप का टर्म आना चाहिए। फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी उसमें प्लस आई कैप और प्लस जे कैप का डायरेक्शन आना चाहिए, और ये थर्ड ऑप्शन में आ रहा है। और ऑप्शन ए भी सही है बिकॉज वो लॉ ऑफ फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट आएगा आपको। ये भी इजी क्वेश्चंस में ही है। और 13th क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, डाउटफुल मतलब आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूक्लियर डेंसिटी इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, और साइज ऑफ न्यूक्लियाई इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए,
न्यूक्लियस डेंसिटी सबके लिए सेम है, एज रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3, उल्टा नहीं है। साइज उसका a⁻1/3 के प्रोपोर्शन में है, इस वजह से डेंसिटी कांस्टेंट है। तो डेंसिटी निकालने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम करोगे, और मास निकालने के लिए हम वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी मतलब मास निकालने के लिए आप उसके मास नंबर को मास ऑफ न्यूट्रॉन या फिर मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करोगे किसी एक से, लगभग सेम मास मान ले अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर मास के, और वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब रखोगे। तो इसकी वजह से मतलब स्टेटमेंट 2 की वजह से स्टेटमेंट 1 सही है, ना कि स्टेटमेंट 1 की वजह से स्टेटमेंट 2 सही है। ये है 13th क्वेश्चन जिसकी वजह से लोगों का आंसर गलत हुआ है इसमें, कि वो ये कंफ्यूजन में थे कि कौन सा स्टेटमेंट किसको सही कर रहा है। 14th क्वेश्चन में भी कोई गलत बात नहीं कही जा रही, 14th क्वेश्चन में बिल्कुल सही बात कही जा रही है इसमें, कि अगर एक मेटेलिक बॉल है, सस्पेंडेड है, और उससे अगर एक्सरे डालते हो, तो बट ऑब्वियस है कि एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मेटल पे डालोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगी और ये डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत दे रखा है ना, स्टेटमेंट 2 में मेटल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज कह रहा है वो, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मेटल पॉजिटिवली चार्ज होगा ना कि नेगेटिवली चार्ज होगा। तो स्टेटमेंट 1 सही हो गया और स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। ठीक है जी, ये 14th क्वेश्चन में हो गया है। ठीक है, तो यार अब इतना ही रखो, 2 क्वेश्चन आपके रह गए। 8th क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूंगा, और एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों को मैं ग्रुप पर सॉल्व करके व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा। ठीक है, अभी यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि मैथ की क्लास का टाइम भी है। ठीक है बच्चे, जाओ। ठीक, बाकी जो भी डाउट होंगे किसी को इंडिविजुअली वो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, उस पर भी मिल जाएगा तुम्हें। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है, 2 क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप पे सॉल्व करके फर्स्ट और 8th तो भेज दूंगा उसमें, और 20th क्वेश्चन और जो है एक बार डिस्कस करके बता दीजिए क्या है। अच्छा, 10th क्वेश्चन का आंसर आपका डी आ रहा है। ठीक है, 10th क्वेश्चन में आप कह रहे हो कि जो अपोजिट वेक्टर है वो डी आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेने दो अब 10th क्वेश्चन में। चलिए अंकुर आंसर देख लेता हूँ, 10th क्वेश्चन का भी आंसर चेक कर लूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलो।